आदरणीय दर्शकों, बहनों और भाइयों, मैं प्राचार्य हेमचंद्र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एच मलिक। आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। बिना ज्ञान के सब कुछ दिखे काला रहे, शिक्षा दे दे गुरु रटू सुमाड़ा है। इस दुनिया में शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जो सारी दुनिया को बदल सकता है। ये बात कही है नेल्सन मंडेला ने, जो दक्षिणी अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने और जो 27 वर्ष तक जेल में रहे और बाद में उन्होंने अपने देश में जो ये रंग भेद की नीति थी उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 27 वर्ष तक जेल में रहने के बाद वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने ये बात कही थी। तो शिक्षा के माध्यम से मनुष्य बहुत ऊंचे चला जाता है। हमारे देश में भी, विशेषकर हरियाणा में हम देख रहे हैं, मैंने कम से कम 20-25 इंटरव्यू लिए हैं जो बहुत बड़े पदों पर पहुंचे हुए हैं, और मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर गांव में पैदा हुए हैं, गांव में पढ़े हैं और गांव से ही वो इस ऊंचे स्तर तक आए हैं। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा देती है। और केवल मनुष्य नहीं, आजकल तो जो लड़कियाँ हैं, लेडीज हैं, वो भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं। तो इसमें मेरे पास बैठी हैं मैडम सुषमा नेहरा जी, जो डॉक्टर हैं। नमस्कार मैडम, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा मैडम कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त की और किन किन पदों पर आपने काम किया। सर्वप्रथम तो मैं आपको नमस्कार बेटी। और इस शिक्षा की अलग जो आप जगा रहे हो, जो प्रकाश फैला रहे हो अपने क्रांति के माध्यम से, इस वैचारिक क्रांति के माध्यम से, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बेटी। और मेरी शिक्षा की जहाँ तक बात है, मैं बचपन से ही अपने पैतृक गांव में न रह करके अपने मामा के घर पली बढ़ी। और वहीं मैंने 10वीं की परीक्षा वहाँ से ही पास की। मामा का मेरा स्वयं का जो गांव है वो तो महम के साथ लगती हुई खेड़ी महम। और मेरे मामा का जो गांव था वो जो गांव है मोखरा मदीना। हाँ जी। यस। तो वहाँ से मैंने 10वीं कक्षा अपनी पास की। उसके बाद आप कहाँ गई? उसके बाद क्योंकि मेरे फादर आर्मी में रहे हैं। यस। जब मैं छोटी थी, 2-3 साल की थी, तो वो आर्मी में चले गए थे। यस। तो वो भी एक रीजन था कि मैं अपने मामा के घर रही और पली बढ़ी अपनी नानी और मामा के साथ। यस। तो बचपन मेरा कुछ दिन मेरे अपने गांव में बीता। उसके बाद मामा के घर रहा और उसके बाद फिर 10वीं जैसे ही मैंने की तो मेरे पिताजी ने रोहतक में ही सेक्टर 14 में अपना खुद का मकान बनाया। क्या नंबर है आपका वहाँ? 14। आप भी हैं? 368 अभी है। और आपने इंटरव्यू लिया है जो मेरे मामा मामी हैं, जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और अतर सिंह मलिक और बीरमती देवी। यस। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में तो वहीं से मेरी वो नींव शुरू हो गई थी। अच्छा। पढ़ाई लिखाई की। यस। क्योंकि जिस फील्ड में मैं आगे गई, संस्कृत मैंने चुना सब्जेक्ट अपना। उसमें वो भी एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। अतर सिंह जी का है? अतर सिंह जी का। यस। और उनसे छोटे एक मामा और हैं मेरे, दिलबाग सिंह जी। यस। और मामी जो बीरमती देवी हैं। यस। आप उनका भी इंटरव्यू ले चुके हैं। हाँ, दोनों का इंटरव्यू किया। दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे पदों पर वो रहे हैं। यस। और एक मेरी मौसी हैं, वो भी संस्कृत अध्यापिका ही रही हैं। यस। तो कहीं ना कहीं बीजारोपण तो वहीं से हो गया। वहीं से हुआ है। तो ये आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? ये मेरे पारिवारिक जो प्रेरणा स्रोत हैं। यस। उसके बाद जो मेरा जो जीवन है वो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण भी मैं कह सकती हूँ। यस। क्योंकि बचपन में ही माँ बाप से थोड़ा दूर रह करके जो बच्चा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वयं से सीखनी पड़ती है। यस। वो दूसरों से कुछ कारण होते हैं कि वो नहीं पूछना चाहता या पूछी नहीं जाती है। यस। और एक लड़की, और वो भी थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप अगर हो, तो वो ज़्यादा खुल करके बात किसी के साथ नहीं कर पाती है। हाँ। तो उसके बाद आपने एमए किया? उसके बाद मैंने 11th और 12th
मैंने रोहतक के जाट स्कूल से पास। यस यस। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने की MKJK कॉलेज, जो जाट कॉलेज का ही पार्ट है, यस। तो वहाँ से की। और सेकंड पोजीशन मेरी रही थी ग्रेजुएशन में, BA में। यस। और कॉलेज में वो सेकंड पोजीशन थी मेरी। यस। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया, मैंने फॉर्म भरा था MA ज्योग्राफी के लिए। यस यस। लेकिन कुछ परिवार वालों ने सलाह दी, जो पढ़े लिखे थे मेरे परिवार, मामा मौसी सभी रोहतक में ही आसपास रहते हैं। यस यस। तो वहाँ से उनसे प्रेरणा लेकर के फिर मुझे लगा मुझे इंग्लिश MA कर लेनी चाहिए। यस यस। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लड़कियों के साथ कि इंग्लिश MA है तो रिश्ता भी आगे अच्छा मिलेगा। और वो कई सारी चीज़ें सोच करके फिर मैंने उसी फॉर्म में काट करके इंग्लिश भरा। यस यस। लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी। यस यस। संस्कृत की तरफ खींचना था। हाँ, फॉर्म जब मैं जमा कराने गई, उस दिन लास्ट डेट थी। यस। और मेरे पिताजी आए हुए थे, आर्मी में हैं वो। अभी तो रिटायर हो चुके हैं। यस। वो आर्मी मेडिकल कोर में उन्होंने सर्विस दी है। यस। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये तूने अपनी मर्जी से भरा है जो भी सब्जेक्ट। तो मैंने कहा नहीं, मर्जी से नहीं भरा। बोले तेरी रुचि किसमें है? मैंने कहा रुचि का तो मुझे पता ही नहीं। पहला तो मेरा यही उनको जवाब था। तो वो बोले नहीं, अभी शाम तक का टाइम है, तुम सोच लो। और जो मन करे वही करो, और उसी में आप आगे जा पाओगे, कर पाओगे। तो वो वहां से वो पॉइंट मिला कि हाँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने अपनी रुचि देखी कि मेरी रुचि थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी शुरू से ही रही थी। पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी वो उस प्रकार की रही। तो फिर मुझे लगा कि मुझे जाना कहाँ है। तो मुझे तो वो फिलोसफिकल चीजें मुझे ध्यान आने लगी, और वो कहाँ से मिल सकती थी? वो संस्कृत में से मिल सकती। तो इस तरीके से मैंने MA संस्कृत में वो फॉर्म तीसरी बार मैंने वो सब्जेक्ट अपना भरा। तो कहाँ से? MDU से किया? MDU से मैंने की है संस्कृत में। अच्छा। हाँ। कैसी पोजीशन रही है MDU में आपकी? पोजीशन MA में? मेरी MA में पोजीशन एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने जब MA प्रीवियस कर ली, तो मेरे टाइम में BEd में एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल था। यस। तो वो टेस्ट तो देती रहती थी, तो वो उसमें हो गया BEd में। तो MA प्रीवियस करने के बाद मैंने BEd करी। ये शेयर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की हुई शायद? मेरी बालाजी कॉलेज उसकी थी सांपला से। क्योंकि यहाँ रेगुलर जाना पड़ता था, वहाँ थोड़ा सा और मैं साथ में कुछ कर पाती, इसलिए मैंने उधर लिया एडमिशन। यहाँ हो जाता। लेकिन फिर BEd के बाद तुरंत MEd का एंट्रेंस दिया, तो उसमें भी हो गया। फिर मैंने MEd कर ली। और MEd से जस्ट पहले मैं अपने डिपार्टमेंट गई। और जैसे कोई ना कोई अध्यापक अपने लिए प्रेरणा स्रोत हम मानते रहते हैं। तो उसमें क्या था कि एक यहाँ पर है प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार डिपार्टमेंट में। अब तो वो रिटायर हो गए, लेकिन रीएम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी ने उनकी विद्वता को देखते हुए की हुई। तो वो मुझे उनका पढ़ाने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका जो अपना व्यक्तित्व था, उनसे मैं थोड़ा प्रभावित थी। कि जैसे इनका व्यक्तित्व है, ऐसे ही हर व्यक्ति का, हर अध्यापक का होना चाहिए। तो मैं उनसे पूछने गई कि क्या सर मुझे MEd में एडमिशन ले लेना चाहिए? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग MA अगर 4 साल तक हम रेगुलर अगर MA है नहीं कर पाते हैं, तो किसी वजह से भी तो वो छूट जाती है, और वो दोबारा ही करनी पड़ती है। दोबारा जैसे MA प्रीवियस आपने दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ, फिर दोबारा करनी पड़ेगी। ये भाव था। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि सुषमा तुम्हारी पृष्ठभूमि या पारिवारिक स्थिति कैसी है? मैंने कहा सर ठीक है, और पिताजी ऐसे आर्मी में हैं, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती रहती है कि एक आदमी जब पहाड़ों में जा करके और आतंकवादियों के साथ भी वो जब मुकाबला करता है, तो वहाँ की टफ लाइफ को देख करके, और माँ पीछे से अपने बच्चों को संभाल रही है, वो पढ़ा भी रही है, वो सारे काम भी उनके देख रही है, कैसे क्या करना है। तो उस सब स्थिति को देखते हुए मन में ये रहता था कि पढ़ना तो एक बहुत आसान काम है। एक छाया में बैठ करके, छत के नीचे बैठ करके, बढ़िया पंखे कूलर में बैठ करके, तो उससे आसान और क्या हो सकता है। yes. तो वहाँ से जो माता पिता की प्रेरणा थी और फिर वो गुरु की तरफ, जो गुरुओं की तरफ की प्रेरणा भी मिली। गुरु जी का क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, यस। तो उनसे मैं पूछने गई तो उन्होंने कहा बेटा मुझे ऐसा लगता है कि
कि आपको एमएड कर लेनी चाहिए, Yes. क्योंकि आप मेधावी छात्रा हैं और ऐसा नहीं है कि एक ही साल बचा है आपके पास, बीएड करने के बाद हाँ। एमएड कर लोगी Yes. तो आप एमए नहीं कर पाओगी। Yes. ऐसा नहीं है, आप Yes. करो और Yes. अपने दृढ़ निश्चय जो भी आपने किया है आप पढ़ाई में आगे बढ़ो। Yes. वहाँ उनसे प्रेरणा ली तो एमएड भी कर ली। अब एमएड के बाद जब 4th ईयर आ गया था तो थोड़ा सा भय तो बना हुआ था Yes. मन में कि कहीं ना कहीं अगर कोई पेपर किसी वजह से रह जाता है तो मेरी ये एमए तो समाप्त हो गई। Yes. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यदि मैं बीच में गैप ना करती तो निश्चित रूप से गोल्ड मेडल भी मिलता वो, Yes. क्योंकि एक साथ ही करना होता है। Yes. Yes. लेकिन उसकी मुझे कभी कुछ पाने की या कुछ सम्मान मिले और सबको दिखे ऐसी चाह मेरी नहीं थी। मेरा थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है Yes. कि काम करना चाहिए, जरूरी नहीं है वो दूसरों को दिखा करके करना। दिखा कर करे। Yes. कुछ ऐसी सी भावना लेकर के मैं आगे बढ़ रही थी। Yes. तो इसी दौरान बीच में घर वालों को भी और कोई भी कह देता कि भाई एमए में भी लड़की हो गई है, आप डबल एमए तक करा गए तो Yes. रिश्ते भी कर दो। अब Yes. इस तरह की चीजें चलती हाँ हैं। चलती है परिवार में। Yes. लेकिन मेरे माता पिता ने क्या कहा कि हम 3 बहनें हैं 2 भाई हैं Yes. और एक आर्मी पर्सन जो एक नॉर्मल कमा रहा है अपने मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है Yes. वो अपने बच्चों को पढ़ाए या घर बनाए या उस समय में जो उस तरह की सिचुएशन होती है वो थोड़ा मुश्किल होती है। मुश्किल होती है। Yes. Yes. लेकिन माँ बाप का स्ट्रगल देख करके यूं लगा कि हमें आगे कुछ नहीं, हमने यहाँ रहकर भी कुछ नहीं किया। Yes. जब तक कि उन्होंने हमें गांव से ला करके सेक्टर तक में बिठा दिया, सारी Yes. सुविधाएं हमें दी, Yes. Yes. तो वो भी मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। कहा कुछ नहीं किसी को, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा तो था। Yes. Yes. छोटे बहन भाई थे, यदि बड़ा ही एक मार्ग पकड़ ले और अच्छे से चल पाए Yes. तो वो पीछे पीछे वो भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो एमए फिर आपने बाद में की, फिर प्रीवियस तो कर चुकी थी आप? प्रीवियस कर चुकी थी, फिर बीएड करी, फिर उसके एमएड बाद एमएड की, उसके बाद एमए का दूसरा साल किया। दूसरा साल किया। हाँ, फिर मेरी एमए कंप्लीट हुई, फिर एंट्रेंस दिया पीएचडी के लिए। Yes. Yes. तो उस टाइम एमफिल भी होती थी, तो पीएचडी Yes. की सीट उस टाइम थी नहीं, तो Yes. एमफिल में एडमिशन हो गया था, फर्स्ट रैंक थी मेरी। Yes. Yes. और उसके जस्ट बाद 1 साल में वो भी हो गई, 1 साल का ही होता है। हाँ 1 साल हो। उसमें एक वो थीसिस थोड़ी डेजर्टेशन लिखा। हाँ मैंने भी एमफिल की हुई बेटी है एमडी यूनिवर्सिटी ही, अच्छा पॉलिटिकल साइंस में, हाँ जी और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमडी यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो वो मैंने एमफिल की, उसके बाद फिर पीएचडी का एंट्रेंस दिया। Yes. इस बीच शादी भी हो गई। Yes. उसके- शादी मदाना गांव में हुई है। हाँ जी, मदाना गांव में हुई। वैसे रहते तो ये रोहतक में ही है, शुरू Yes. से ही मेरी शादी हो गई। Yes. तो मैं रोहतक में ही आई, तिलक Yes. नगर में घर था। Yes. उसके बाद पीएचडी का जब एंट्रेंस होना था Yes. उससे पहले मैं प्रेग्नेंट थी। अच्छा अच्छा। एमफिल में ही मेरी शादी हो गई थी, एमफिल के जस्ट पहले। Yes. Yes. तो उसके बाद क्योंकि जो आगे वाले जो भी मिले मेरे Yes. ससुराल पक्ष वाले, उनका भी पढ़ाने में अपने बहू के लिए एक मेन उनका हाथ होता है कि वो Yes. किस और किस सोच के हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, Yes. Yes. कैसी उनकी मानसिकता है। Yes. तो उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। Yes. वो कहते हैं ना कि ईश्वर से जैसी कामना करोगे वो वैसा वैसा करता चला जाता वैसा। है। Yes. तो Yes. जैसे जैसा भी मन बना वैसा वैसा मुझे मिलता भी चला गया। Yes. तो वो भाग्य कहें या कर्म कहें, दोनों चीजें साथ ही चलती हैं। तो पीएचडी का एंट्रेंस जब होना था Yes. तो मेरी डिलीवरी हुई थी 4 दिन पहले, Yes. चौथा दिन था, उस दिन एंट्रेंस रखा हुआ था। हाँ एंट्रेंस टेस्ट होता था एमफिल में। हाँ। Yes. पीएचडी में एमफिल कर चुकी थी, अच्छा अच्छा। पीएचडी के लिए। Yes. तो अब क्योंकि कुछ दिन का बेड रेस्ट था तो आराम से पढ़ाई ही की, Yes. तो तैयारी अच्छी थी। अब सबने कहा कि इस हालत में और चौथे दिन ही तो तू नहीं जा सकती है। हाँ yes. तो अब उस स्थिति में मेरे जो हस्बैंड हैं आजकल वो जींद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर है। Yes. उनका आगे बढ़ाने में और उनका तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा हाथ रहा है Yes. इस पढ़ाई के मामले में। Yes. तो उन्होंने पढ़ने के लिए आगे हमेशा प्रेरित किया और जैसा चाहे वैसा ही करने के लिए कभी रोका टोका नहीं। Yes. Yes. अब उन्होंने कहा कि अब तेरा मन बता कि क्या है, Yes. मैं तेरा सारा प्रबंध कर दूंगा, गाड़ी में घर से ले जाना और वहाँ भी। Yes. फिर उन्होंने वहाँ पता किया कि सेंटर कहाँ है, क्योंकि पहले इंदिरा गांधी भवन होता था पुराना। Yes. हाँ इंदिरा गांधी भवन। हाँ जी,
तो वहाँ पर था वो टेस्ट, टेस्ट। और वो था तीसरी मंजिल पे, संस्कृत डिपार्टमेंट होता था। यस यस अब वहाँ तीसरी मंजिल पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। यस तो उन्होंने उस समय जो हेड थे वो उनसे बात करी, और एक डॉक्टर आशा प्रोफेसर से रिटायर हुई है वो यस पीछे 18 में। तो मैडम ने कहा कि अच्छा सुषमा टेस्ट देना चाहती है, और चौथा दिन उनका डिलीवरी हुए, तो ऐसे में उनके लिए ठीक नहीं है, उनकी सेहत के लिए। यस तो कोई बात नहीं, आगे फिर दे देगी, हर साल नहीं निकलते हैं। यस लेकिन मुझे लगा कि अब तो तैयारी अच्छी है, हाँ ठीक आगे है। बच्चा छोटा रहेगा तो पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी। यस यस तो मैंने फ्यूचर तो इंडेफिनिट होता है बेटी। हाँ जी, बिल्कुल। यस तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने हमेशा साथ दिया है, हमेशा ही वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, चाहे वो आचार्य सर हैं, बलबीर आचार्य जी हैं, मेहरा सर भी थे उस समय पर। यस तो सभी ने उस प्रॉब्लम को समझा कि एक बच्ची जो पेपर देना चाहती है तो हमने सिर्फ सेंटर नीचे कराना है। यस तो उन्होंने वो सेंटर नीचे किया, सारा सेंटर ही नीचे कर दिया। पूरा सेंटर Yes. पीएचडी एंट्रेंस का उन्होंने Yes. नीचे कराया। यस यस और फिर मैंने वो टेस्ट दिया और उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी। वेरी गुड। फिर वो जो मिलती है यूआरएस स्कॉलरशिप भी मुझे मिली, मैंने 2 साल 2.5 साल लिया उसको। यस और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी के निर्देशन में मैंने वो अपनी पीएचडी। पीएचडी पूरी की। हाँ जी। तो उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ हुई पहले? उसके बाद सर्विस? हाँ जी, 6 जून 2013 को मेरी पीएचडी अवार्ड हुई, यस नोटिफिकेशन आया। यस और उस समय कॉलेजेस की पोस्ट जगह जगह निकली हुई थी, तो मैंने भी भरे हुए थे फॉर्म। यस यस तो हिंदू गर्ल्स कॉलेज सोनीपत में 9 जून को लास्ट डेट थी, उसी Yes. दिन मैंने फॉर्म भरा, लास्ट डेट को ही फॉर्म भरा। यस 2 पोस्ट वहाँ पर थी, यस तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, यस और सितंबर में मैंने वो ज्वाइन कर ली। यस 3.25 साल मैंने सोनीपत में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यस यस मैंने वो काम किया वहाँ पर, यस जो भी दायित्व मुझे मिले थे। और इस बीच में मेरा नेट भी हो गया था, यस पीएचडी के साथ साथ ही यस सीटेट टेस्टेट ये भी हो गए थे। अच्छा और बहुत एक बढ़िया। 2012 में पीजीटी लेवल की भर्ती निकली हुई थी, हरियाणा कैडर की ही, यस उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन वो ज्वाइन करने से पहले ये कॉलेज वाली जॉब मुझे मिल गई थी। कॉलेज वाली। हाँ जी। तो एमडी यूनिवर्सिटी में आप कब आए फिर? एमडी यूनिवर्सिटी फिर मैं आई 2017 में। 2017। हाँ जी, जुलाई 2017 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया यस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। वो पिछला भी मेरा कार्यभार जो भी था 4.25 साल का, वो यहाँ काउंट हो गया। काउंट हो गया। और अब मैं निरंतर अपने उस काम को देख रही हूँ, जो भी मुझे तो आप जो आजकल काम कर रही हो संस्कृत पढ़ाने का, हाँ जी। तो इसमें आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो अपने काम से? जो आप काम कर रही हो सेटिस्फाइड हो? मैं अपनी कोई तरफ से परेशानी है पूरी महसूस करो? कोशिश करती हूँ यस अपनी तरफ से बेस्ट करने की। यस क्योंकि जब आप विद्यार्थियों के साथ उनके धरातल पर जुड़ करके काम करते हैं, यस तो यस वो आनंद अलग ही होता है। यस यस और ऐसी यूनिवर्सिटी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, ऐसी कोई कमी लगी हो कि इसकी Yes. वजह से मेरा काम बाधित हो रहा है। यस लेकिन इतना जरूर है कि अब जब बड़े जो विद्वान हैं वो रिटायर हो गए हैं, यस तो उनके स्थान पर कुछ वो जो रिक्त स्थान है वो भरे जाने चाहिए। भरे जाने चाहिए। क्योंकि उनसे फिर क्या है कि दूसरे टीचर पर वर्कलोड ज़्यादा आता है, तो वो Yes. अपने पूरे काम पर फोकस उस तरीके से नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। हालांकि जितना भी संभव हो सकता है, जो वर्तमान वाइस चांसलर हैं यस प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, Yes. वो पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने समय समय पर संस्कृत के लिए जो भी हमने सेमिनार कराए हैं या दूसरे कोई इवेंट कराए हैं, एक्सटेंशन लेक्चर कराए हैं, उनके लिए भी यदि कुछ परमिशन लेनी है या कुछ पैसा लेना है, तो उन्होंने आगे से आगे बढ़ कर के ये कहा कि आप काम करो, और Yes. इसके लिए मैं बैठा हूँ। यस तो यस कभी ये चीज़ हमें महसूस नहीं होने दी। यस यस इससे पहले पूनिया सर थे, यस जिनके कार्यकाल में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। यस वो भी ऐसे ही धरातल से जुड़े हुए और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी थे। यस यस। उन्होंने भी इस प्रकार से यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा मैडम, आपने कोई शोध पत्र लिखे हैं? शोध पत्र मेरे अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, और 27 शोध पत्र मैंने लिखे हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। हो चुके हैं। यस। तो इसमें आपने जो काम किया है, कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं कोई, या ये आर्टिकल्स हैं ये लिखे, शोध पत्र छपे? शोध पत्र छपे हैं, और एक पुस्तक
जो मैंने पीएचडी में अपनी थीसिस लिखी हाँ, थी थीसिस उससे रिलेटेड ही टॉपिक लेकर के यस कुछ काम मैंने शुरू किया है अभी। यस यस और 4 किताबों में मेरे चैप्टर के रूप में तो वो चैप्टर प्रकाशित हो चुके हैं। यस यस। अच्छा, एक वो आपको ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सम्मान भी मिला किसी क्षेत्र में काम करने के लिए, टीचिंग में या किसी दूसरी गतिविधि में काम करने के लिए? देखो, समय समय पर जैसे कोई भी काम आता है और एक अध्यापक अपनी रुचि के अनुसार उसे अच्छा करता है तो Yes. यूनिवर्सिटी समय समय पर एप्रिसिएशन लेटर देती रहती है। अच्छा, देखिए तो आपके हाँ। पास है कुछ एप्रिसिएशन लेटर? एप्रिसिएशन लेटर कुछ फोटोज वैसे ले रखी हैं, अच्छा। लेटर भी हैं, यस मिले हैं ऐसे कुछ ऐसे समय समय पर एक्टिविटीज होती रहती हैं तो उनके लिए प्रोत्साहन वो देते रहते हैं। तो ये जो आजकल शिक्षा का सत्र है, आप देख रहे हो कुछ बच्चों को शिक्षा का जो ना बहुत कम ज्ञान है और वो कम रुचि ले रहे हैं, तो क्या शिक्षा का सत्र कुछ गिरा है आपके अनुसार? और गिरा है तो उसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या सुझाव दे सकते हो अपने अनुभव से? जी, देखिए, शिक्षा का स्तर जहाँ तक हम देखें यस अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके देखते हैं तो Yes. सबका एक अलग अलग नजरिया या दृष्टिकोण देखने का है। यस यस जो पुरानी पद्धति थी वो भी बढ़िया थी, जो Yes. नई अभी एनईपी 2020 आया है Yes. उसमें और भी कुछ चीजें ऐड की हैं जो स्किल Yes. एनहांसमेंट की तरफ Yes. इशारा करती हैं या बच्चों के लिए वो स्किल एनहांसमेंट करती हैं। यस लेकिन कोरोना के बाद से ये Yes. तो हमने देखा है, एज ए अध्यापक मैं कह रही हूँ यस कि जो चीजें वो किताबों में पढ़ लेते थे, जो वो सुन लेते थे क्लास में, यस उसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि वो जो उस टाइम इंटरनेट के ऑनलाइन माध्यम टीचिंग से थी, कुछ ऑनलाइन टीचिंग हुई उससे बड़ी थी, हानि हुई है। उससे हानि हुई है। यस यस क्योंकि उसके बाद का जो विद्यार्थी है उसको इजी गोइंग जो बोलते हैं कि वो फोन में ही वीडियो देख करके सुन रहा है, Yes, yes. वो क्लास टीचिंग पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो क्लास में टीचर के साथ वार्तालाप करने में अब देखिए बेटी, जब टीचर की बच्चे की आंख में आंख मिलेगी ना, हाँ तो वो नॉलेज जो होना वो ज्यादा जल्दी उसको जल्दी पकड़ कैच में आता है। करेगा और Yes. 2-4 क्वेश्चन उसके मन में जो उठेंगे हाँ, वो भी पूछेगा। ये पूछेगा। तो वो एक बड़ा सवाल है आज के समय में कि ये जो इंटरनेट का माध्यम है, जो फोन है, Yes. ये जो चीज आई, ये आई तो थी हमें और बढ़िया करने के लिए, लेकिन इसने जो misuse हो रहा है कुछ युवा ऐसा। वर्ग है वो मिसयूज ज्यादा कर रहा यस है। यस वो पढ़ाई की बजाय या इससे कुछ अच्छा निकालने की बजाय वो गलत डायरेक्शन में ज्यादा जा रहे हैं। तो ये जो युवा वर्ग है आजकल, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, विशेषकर गांव में बच्चे ज़्यादातर रंगेबाजी में फंस जाते हैं, नशे में हैं और कत्लेआम मारेंगे में फंस जाते हैं। तो ये जो युवा वर्ग है, इनको मेन स्ट्रीम में, जो समाज का मेन स्ट्रीम है आगे बढ़ने का, उसमें जाने के लिए आप क्या सुझाव दोगे उनको, उन बच्चों को? देखिए, एनईपी 2020 का जो सिलेबस नया बना Yes. है, जो स्कीम आई है, यस उसमें एक भारतीय ज्ञान परंपरा यस इस तरह का भी उन्होंने कुछ रखा है। यस उसके रखने का पर्पज यही है कि जो हमारा युवा वर्ग है Yes. वो कुछ ऐसा जाने कि Yes. हमारे प्राचीन भारतीय जो पद्धतियां थी, जो वैदिक साहित्य था, Yes. उसमें किस प्रकार के संस्कार रहे हैं, कैसी Yes. भारतीय संस्कृति रही है। यस यस तो वो अगर हम अपनी ही जड़ों को छोड़ देंगे Yes. तो फिर हम आगे जाकर के अपनी जड़ों से अगर पेड़ निकल गया है तो वो कितने दिन हाँ, रह बिल्कुल, पाएगा, बिल्कुल, वो बिल्कुल। हरा नहीं हो रह Yes. पाएगा। और जो वैदिक साहित्य है यस उसकी जो संस्कृति है उसको अपनाना चाहिए, उसको विदेशों वाले तो अब अपना रहे हैं, अपना रहे। यस लेकिन भारतीय जो युवा वर्ग है वो पाश्चात्य की तरफ अधिक जा रहा है। यस जबकि अगर हम सूर्य को भी देखें तो वो पूर्व से उदित होकर के पश्चिम की ओर तो छिपता चला जाता है। यस यस हर युवा को ये समझने की जरूरत है, यदि आप पाश्चात्य अंधानुकरण करेंगे तो फिर आप गर्त की तरफ ही जाएंगे। यस आप उनकी अच्छी चीजों को, उनकी रिसर्च को लो, आप उनके डेडिकेशन को लो जो Yes. पढ़ाई के प्रति वो रखते हैं। Yes, yes. वो इतने अच्छे से काम करते हैं कि Yes. विदेशों में आपको कोई सर्वेंट जैसी, मेड जैसी की धारणा नहीं मिलती, वो सब Yes. अपना स्वयं करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे इस युवा को, भारतीय युवा को चाहिए, Yes. युवा वर्ग, कि वो अपनी संस्कृति से और अपने संस्कारों से जुड़ा रहे। यदि वो अपना व्यक्तित्व निर्माण, यदि वो अपना चरित्र निर्माण, यदि अपने इस वैदिक साहित्य को आधार बनाकर यदि करेगा
तो वो उसका ज़्यादा भविष्य उज्जवल रहेगा। बिल्कुल, और वो आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, देखते हो आप लड़कियां कुछ आजकल तो बहुत शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां बहुत जगह प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, कई जगह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, राजनीतिक पदों पर भी हैं। लेकिन फिर भी कुछ मुझे लगता है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कम आ रही हैं यहाँ। तो लड़कियों के लिए आप क्या संदेश दोगे, उन्हें क्या करना चाहिए? वो चार दीवारी में भी कई बार पेरेंट्स का दबाव है या समाज का दबाव है, तो उसको आप कैसे झेल लेंगे, कैसे बाहर निकले उससे? कोई सुझाव दो लड़कियों के लिए आप। देखो, ऐसी जो लड़कियां हैं जो अब भी पर्दे के पीछे रह रही हैं, Yes, yes. या जो सामने खुलकर नहीं आ रही Yes. हैं, उनका टैलेंट भी नहीं आ पा रहा है। यस यस एक तो सभी लड़कियों के लिए, सभी महिला वर्ग के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि Yes. यदि वो अपने संस्कारों से जुड़ी रहें, यस तो एक समय ये आएगा कि जो अपने किसी न किसी समाज की किसी तरह के भय से जो माता पिता उनको पढ़ने से रोकते हैं या Yes. बाहर जाने से रोक देते हैं, यस यस तो वो समाज के लिए, समाज में ऐसा करके दिखाएं कि वो गलत, वो अंधानुकरण ना करें कि Yes. मान लो आपने असभ्य तरीके से आप बोलचाल कर रहे हैं, अब असभ्य तरीके से पहनावा पहन रहे हैं, यस हर चीज आपकी मैटर करती है। यस तो यदि आप अपने उस सभ्यता और संस्कृति के साथ, उन संस्कारों के साथ जुड़ करके यदि आप रहेंगी, Yes. तो कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि हमारी बेटी आगे न आगे बढ़े, ना बढ़े। आगे वो शिक्षा में आगे ना जाए या किसी भी टैलेंट को वो न उभारे। ये शिक्षा एक तो ऐसा ऐसा- माध्यम है मैडम, जो आदमी को पता नहीं कहाँ पहुँचा देता है। हाँ। और विशेषकर लड़कियां अगर इसमें आगे आएंगी तो इसके बिना उनका कोई उद्धार हो ही नहीं सकता। हाँ, शिक्षा तो अब स्वामी दयानंद या महर्षि दयानंद जी ने, इसीलिए तो समाज सुधारक उनको कहा जाता है Yes. कि इस लड़कियों के पक्ष को उन्होंने बहुत उजागर किया है। हाँ, हाँ, बहुत उजागर उजागर किया है, और Yes. उनको ऊर्जावान रहने के लिए तो प्रेरणा उन्होंने दी है। भी प्रेरणा दी है, Yes. और वैदिक साहित्य को उन्होंने अपना आधार हाँ, बताया। yes, yes. तो उसको अपना करके और अपने बड़ों से प्रेरणा लेकर के, जो भी वो प्रेरणा स्रोत जिसको भी मानती रही हैं, Yes. उनको प्रेरणा स्रोत मानकर वहां से अपना कुछ उद्देश्य निर्धारित करके कि मेरा लक्ष्य है, Yes. ये मुझे पाना है, Yes. और इधर उधर के चीजों में वो ज्यादा ना जाएं। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि समाज में जो लड़कियां हैं, तो वो भी Yes. नशे का शिकार हो रही हैं। हाँ, कुछ वो लड़कियां भी नशे में- सिगरेट है या जो अच्छा, भी इसमें ये ड्रिंक अड़ंगे करना बाजी है ना, ये जो गैंगस्टर है इनके साथ भी कुछ लड़कियां मिली हुई हैं, हाँ, वो भी मतलब समाज को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही हैं। ऐसे लड़कियों को देख करके फिर जो दूसरे माँ बाप हैं, वो सही जो जायज है उसको भी नहीं करने हाँ, देते, नहीं करने देते। वो भी लड़कियां फिर आगे नहीं आती। नहीं आ पाती। तो मेरा तो यही सुझाव है कि महिला वर्ग को एक तो ये अपने संस्कारों पर ध्यान जरूर वो देना पड़ेगा कि हम अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, Yes. लेकिन अपने सभ्य तरीके से आगे बढ़े। तो शिक्षा को आपको- माध्यम बनाएंगे। शिक्षा को माध्यम शिक्षा बना बिना करके- कुछ नहीं दुनिया में। हाँ, शिक्षा के माध्यम से ही हम एक नॉर्मल परिवार में जन्म Yes. होकर के, गांव से उठ करके यहाँ तक जब पहुंचे हाँ, हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा शिक्षा का सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा चैनल है मैडम, जैसा मैंने बताया अच्छी मतलब नाम से, मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। छारा गांव है झज्जर जिले में, वहाँ से मैं रिटायर हुआ 2003 में। उसके बाद मैंने चैनल बनाया जो हमारे समाज में ये जो भोंडापन और अश्लीलता फैली हुई है, इससे मैं परेशान होकर मैंने चैनल बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े जो विद्वान हैं हमारे हरियाणा के, चाहे डॉक्टर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, सबके इंटरव्यू लेकर, उनके विचार लेकर के, उनका अनुभव लेकर के समाज में पहुँचाऊँ, और बच्चे जो है उसको देखें और आगे उनको प्रेरणा मिले। तो मेरा जो चैनल है अच्छी मिले, उसके दर्शकों को आप क्या सुझाव दोगे इस चैनल के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आजकल इस मीडिया पर जो गलत चीज़ें आ रही हैं, या Yes. दूसरे कोई आर्टिकल या ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं जो दृश्य भी जिसमें गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं, यस यस जिनसे कुछ आपको मिलता नहीं है, बल्कि एक दिमाग में कुछ पोल्यूशन ही भरता है, यस यस उससे अच्छा है कि आप इस तरह के चैनल को आप देखिए और उसको आप सब्सक्राइब करें, और उसके माध्यम से आपको तरह तरह की चीज़ें, दृष्टिकोण आपका बढ़ेगा, आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकेंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। Yes. आपका वैचारिक जो क्रांति है, जो एक Yes. देश के लिए होनी चाहिए, एक युवा वर्ग की, वो आपकी अच्छी होगी। मैडम, मेरा ये विचार है कि समाज को जीवित रखने के लिए अच्छे विचार चाहिए।
अच्छे विचार। लेकिन अगर अच्छे विचार स्वतः जो है ना समाज में क्रांति नहीं लाते। जब कुछ अच्छे व्यक्ति उन विचारों को आत्मसात करेंगे और उनको क्रियान्वयन करेंगे उनका, तब जो है ना समाज आगे बढ़ता है। हाँ। जो अच्छे व्यक्ति और अच्छे विचार का सम्मान होना चाहिए, ताकि जो ना वो इस काम में लगे रहें। अभी डॉक्टर संतराम देशवाल जी हैं, पद्मश्री जिनको मिला, पद्मश्री अभी मिला है, उनके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाकर पीछे डाला था। आज भी एक वीडियो मैंने उनके संदर्भ में बनाया है कि वे स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। कोई राय में कोई प्रोग्राम था, वहाँ गए थे तो उन्होंने फोटो भेजे थे, तो उनके आधार पर मैंने एक वीडियो बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी श्रेष्ठ आदमी जो काम कर रहे हैं, उनके विचार और उनका व्यवहार जो है ना मैं समाज में परिचित करता हूँ, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी ऐसा ही काम करने के लिए आगे आए। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।